हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है अच्छे होगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, बिना पेपर का ध्यान दिए, मतलब कि पेपर कब आ रहा है कब नहीं, इस चीज को साइड में करके आराम से तसल्ली से शांति से पढ़ रहे होगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। देखो, मैं बेवजह की अजम्पशंस लगाने लग जाऊं कि अभी इस वीक में होगा, इस वीक में नहीं होगा, तो उस चीज का कोई फायदा है नहीं बच्चों। जैसे मुझे पता चलेगा आप लोगों को भी मैं जरूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं, ये मैं ठीक बात नहीं समझती। ठीक है, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेट आपके एग्जाम की डेट कब आ रही है, मैं जरूर बता दूंगी। आपके पास जरूर एक वीडियो बना के मैं सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो आपने को ये नहीं देखना कि हमारा एग्जाम कब हो रहा है, आपने को ये देखना है कि जब हमारा एग्जाम हो तब हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। मैटर आपकी ये बात करेगी। ठीक है, तो जब ये बच्चे लिखते रहते हैं कि मैम एग्जाम कब होगा एग्जाम, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को मत छोड़ो, साइड में कर दो। जब एग्जाम होगा तब इतनी तसल्ली से तैयारी कर देंगे हम कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए बस। ठीक है, हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए। देखो, कई बार कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि महीने 2 महीने एग्जाम्स लेट हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस, कोई खास बात नहीं है। उस टाइम पे पैनिक नहीं होना होता, उस टाइम का फायदा उठाना होता है, तसल्ली से खूब जबरदस्त तरीके से तैयारी को अच्छे से कर देना होता है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आज हम साइकोलॉजी की अपनी क्लास करेंगे, छोटी सी क्लास, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। और हाँ, बहुत बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम हिंदी करा दो। बिल्कुल, मैं आपको हिंदी कराऊंगी बच्चों। इस संडे को आपके पास जरूर क्लास आएगी हिंदी की। हिंदी की जो क्लास आएगी उसमें जब प्रीवियस ईयर पेपर में जो हिंदी आई हुई है ना, उस पैटर्न की, जैसे एचटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में जो हिंदी आई थी ना, वही क्वेश्चंस उठाऊंगी और उसके आसपास में और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे करवाऊंगी। मैं एक हिंदी की बड़ी सी क्लास कराऊंगी संडे को। ठीक है, उससे पहले नहीं करवा सकती। और हाँ, हरियाणा की करंट के लिए भी बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि मैम विभागों के क्वेश्चंस करवा दो, या फिर विभाग को छोड़ आप जो करंट है ना हमारी हरियाणा की वो करा दो। तो मैं जरूर करवा दूंगी। मैंने जब आप लोगों को ये बोला है ना कि मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस करवा के भेजूंगी, इट मीन्स करवा के भेजूंगी बच्चों, थोड़ा सा मुझ पे भी विश्वास रखो। ठीक है, तो देखो, हाँ, जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने चैनल का पता ही है। और हाँ, आपको जितनी मैं क्लासेस ले रही हूँ वो सभी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे चैनल पे ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है रोजगार विद पूनम, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। टेलीग्राम पे रोजगार विद पूनम, अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चैनल को, और वहां से आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेंगी। थोड़ा सा ध्यान दिया करो टेलीग्राम की साइड, क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं बता ही देती हूँ बच्चों, पीडीएफ हमेशा अपने टेलीग्राम पे मिलती है, उसको ज्वाइन करोगे तभी तो आपको मिलेगी ना। ठीक है, चलो आज एक छोटी सी क्लास कर लेते हैं हम साइकोलॉजी की, पहले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जितने बच्चे नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिसका जो डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ जरूर आपका कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, चलो आओ। और हाँ, संडे को भाई अपनी एक अच्छी हिंदी की क्लास आएगी, जरूर हिंदी की क्लास आएगी, उसको आराम से देखना, शांति से। बहुत बच्चों के डिमांड पे क्लास आ रही है कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम हिंदी की क्लास लेके आओ, हिंदी की क्लास लेके आओ, तो जरूर मिलेगी आपको, बट संडे को मिलेगी, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। जैसे स्मूथली इतने चल रहा है, चलता रहेगा, हिंदी की मैं अपनी ले आऊंगी। हिंदी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना, वो सारे आप लोगों को मैं करवा दूंगी। ठीक है, आओ अब क्वेश्चन पढ़ो। हमारा फर्स्ट क्या है? मैं आज बच्चों वही क्वेश्चंस उठा के लाई हूं जो आपके पेपर में पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट। खुली जगह में बाहर जाने के डर को क्या कहते हैं? खुली जगह पे बाहर जाने के डर को क्या कहते हैं? इसका मतलब फोबिया हमेशा क्या करता है? फोबिया का मतलब डर से होता है। जब भी फोबिया आ जाए, किसी भी चीज के नाम के पीछे फोबिया आ जाए, इसका मतलब उस चीज का क्या है? डर है। जैसे कि जू फोबिया, मतलब जूस में जाने से डर लगना, जू फोबिया हो गया, है ना। अग्रोफोबिया हो गया, एक्रो एम्फी हो गया। जैसे एम्फी क्या होता है? एम्फीबियन पढ़ते हैं ना, जो जमीन पे और पानी दोनों पे रहते हैं ना, उभयचर जिसको बोलते हैं। तो इन चीजों से डरना, मतलब फोबिया जहां पे आ जाता है
उसका मतलब ही डर होता है। तो इन्होंने पूछा है खुली जगह पर बाहर जाने के डर को क्या कहते हैं। तो आप याद रखोगे उसको बच्चों एग्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया। ये जितने क्वेश्चंस पहले आए हुए मैं वो क्वेश्चंस करवा रही हूं और वो वही क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी आराम से सुनना, क्लास में ही मैं याद करा दूंगी। अभी आगे फिर से यही क्वेश्चन ना जाए उसके लिए अब हम याद कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ए का बी। खुली जगह पे बाहर जाने के डर को कहते हैं हम एग्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ऊंचाई के डर को क्या कहा जाता है। ये तो डर का मतलब फोबिया होता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है ये। हम जब ऊंचाई के डर को बोलते हैं तो बच्चों वो होता है एक्रोफोबिया। क्या होता है? एक्रोफोबिया। ऊंचाई के डर को कहा जाता है एक्रोफोबिया। और चौड़ाई जो होती है ऊंचाई होगी ये तो। और नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन था हमारा, खुली जगह पे हो तब एग्रो और ऊंचाई को बोलते हैं एक्रो। यहाँ पे ACRO है, वहां पे AGRO है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। खुली जगह पे डर लगना, खुली जगह से डर लगना है, खुली जगह में बाहर जाने से जो डर लगता है एग्रो AGRO। और ऊंचाई पे जाने के मतलब है वहां पे डर लगने को तो ACRO। एक्रो और एग्रो में अंतर है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। बंद स्थान से संबंधित तर्कहीन भय को कहा जाता है इरेशनल फियर रिलेट टू क्लोज स्पेस। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज स्पेस में जहां पे डर लगता है तो पूछा गया है इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया। मतलब बंद स्थान से संबंधित तर्कहीन भय को कहा जाता है जहां क्लोज स्पेस है, बहुत लोग क्लोज स्पेस में बंद जगह पे जाने से डरते हैं, तो पूछा गया है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, 4-5 ही फोबिया कराऊंगी, वो इसलिए करा रही हूं क्योंकि बार बार आपके पेपर में आते हैं और ये जितने क्वेश्चन है ये पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रही हूं। जितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में वही उठा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे साइकोलॉजी के हो चाहे हरियाणा जीके के हो। साइकोलॉजी में तो सारे क्वेश्चन को रिपीट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बनते हैं। कंसेप्ट हमेशा उस चीज पे काम करते हैं कि वहां आपको कंसेप्ट समझ आया है तो उसमें से क्वेश्चन निकाल पाओगे, अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। ऐसा एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। लेकिन हरियाणा जी के बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्रैम करते चलोगे, रटते चलोगे, एक चीज को अब याद कर लिया फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे। ऐसे हमारा हरियाणा जी के जरूर कवर हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजी ऐसे कभी कवर नहीं होती। ठीक है, और जो बच्चे हिंदी की क्लास की डिमांड कर रहे थे उनको क्लास मिलेगी संडे को। एचटेट के हो चाहे सीईटी में प्रीवियस ईयर पेपर में जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी में 15 नंबर की हरियाणा जी की आएगी और सेम हेयर एचटेट में भी 15 नंबर की आएगी। दोनों के 15-15 नंबर की आएगी और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जितने हो सकते हैं उन सभी के लिए मैं हिंदी कराऊंगी बच्चों संडे को। ठीक है, और आप सभी बच्चे मेरी एक बार बात ध्यान से सुनना। सभी बच्चे अभी थोड़ा सा शांत माहौल चल रहा है। शांत इन द सेंस अभी एचटेट की भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है ना कि फाइनल एग्जाम कब होगा, ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है क्योंकि अभी एग्जाम सेंटर से भी नहीं पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेशन है जहाँ, मतलब स्टेशन इन द सेंस स्कूल है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम एग्जाम ले सकते हैं, ऐसे उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, सेंटर्स वगैरह को। ऐसे ही सीईटी में थोड़ा सा सरकार ने ढील कर रखी है। जब ये सब सरकार कभी भी एग्जाम लेते हुए ढील करती है ना, मतलब आसपास में माहौल गर्म नहीं है, मतलब माहौल बिल्कुल शांत है, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है उस शांति के टाइम में पढ़ने का। देखो जब एग्जाम डेट आ जाती है ना फाइनल, जब किसी भी लगा लो अब एचटेट की है एग्जाम डेट आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स होते हैं, उसके बाद उस टाइम कभी तैयारी नहीं होती। ऐसे ही सीईटी में होगा, जब सीईटी का फॉर्म फिल करवाने के बाद ये फाइनल डेट दे देंगे, उस टाइम बच्चों किया हुआ सिलेबस सिर्फ तैयार कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। आप सिलेबस को पढ़ नहीं पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या बातें हमें पढ़नी है। इसीलिए जब शांत माहौल होता है वही सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। अब जैसे जिसको मैथ्स नहीं आता, जिसको रीजनिंग नहीं आती, जिसको इंग्लिश नहीं आती, और वो बच्चे कमेंट करके कह देते हैं कि मैम पेपर कब होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों उस टाइम पे पेपर कब होगा इस बात को साइड में रख के मैथ्स को खूब पढ़ो।
रीजनिंग को खूब पढ़ो, जिसको साइंस नहीं आती वो साइंस को खूब पढ़ो, जिसको इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो। यही सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी सब्जेक्ट को दबा के उसके ऊपर मेहनत करने का। ऐसे जो टाइम होते हो ना, इनमें आपको ढीला नहीं पढ़ना होता, इनमें आपको रेगुलर पढ़ना होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप साइड कर दिया करो कि कब पेपर होगा कब नहीं। बस आप हमेशा, हर बच्चे के लिए ये बात है, आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है, पेपर कब होगा इसको साइड में रखे, पेपर जब होगा तब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। अपने दिल से, अपने अंतर्मात्मा से हमेशा ये बात पूछा करो। जिस दिन आपका दिल कह देगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस टाइम आपकी गलत फहमी है या आपकी रियलिटी है, उस टाइम आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। मॉक टेस्ट लगाओगे, आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है ना। आपको पेपर में जाने से पहले मॉक टेस्ट, इसीलिए तो मॉक टेस्ट ही तो आपका बता पाते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं। तो इसीलिए सभी बच्चों को मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए, जिसको लगता है कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है, चाहे वो एचटेट वाले हो और चाहे सीईटी वाले हो, दोनों बच्चों को मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट लगाते ही आप लोगों को ये पता लग जाएगा क्या हमने सही तैयारी कर ली या नहीं, ठीक है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं, उसकी खूब दबा के प्रैक्टिस कर दो। अब सीईटी के पेपर में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, 15-16 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे पेपर को, और उसमें से 3, 3.5, 4 लाख 50 और 40 की कंडीशन को पूरी कर पाएंगे। और कंपटीशन ऊपर ऊपर वालों का है, जबकि 50-40 का तो कोई रोल ही नहीं बचेगा, है ना। कंपटीशन तो 75, 80, 85 इनका है भाई, मैक्सिमम 70। इससे ऊपर का कंपटीशन है, इससे नीचे वालों को तो कोई भी नहीं पूछेगा। और आपको लगता है एक साल में सब हो जाता है ना। आप कोई भी, हाँ एक और बात, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आपने हरियाणा जीके पढ़ी, साइंस पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, हमेशा कान खोल के बात सुनना बच्चों, हमेशा एक सब्जेक्ट हो, एक बार पढ़ने से कभी भी वो सब्जेक्ट तैयार नहीं होता। आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो गई, लेकिन नहीं, वो तैयारी नहीं होती। जब आप पेपर करते हो तब आप फंसते हो, उलझते हो। किस बात पे उलझते हो? इस बात पे उलझते हो कि हमने ये पढ़ा तो था, अब याद नहीं आ रहा। तो जो बच्चे सोचते हैं कि मैंने एक बार ये टॉपिक पढ़ लिया और मेरे याद हो गया, तो ऐसा मत करना। एक टॉपिक को कम से कम 10 से 15 बार पढ़ देना, तब जाके कहीं सारे तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं उस 10-12 बार पढ़ने से। और फिर आपका जाके श्योर होता है कि हाँ यहां से टॉपिक में आया कुछ भी तो मेरा नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को, चाहे कोई भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 10-12 बार तो जरूर पढ़ दो। फिर जाके आप देखना, जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, फिर आपने सेकंड टाइम पढ़ा, फिर थर्ड टाइम पढ़ा, कितना डिफरेंस दिखेगा आपको इस चीज में कि पहली बार जब मैंने टॉपिक पढ़ा था और अब मैंने थर्ड टाइम ये टॉपिक पढ़ा है, तो कंसेप्ट समझने में कितना डिफरेंस है। ये होता है और सभी बच्चों के साथ होता है। तो ऐसा मत करना, कोई भी बच्चा एक बार सारा सिलेबस पढ़ा, गो थ्रू हुआ और पेपर देने चला गया ना, इस गलतफहमी में किसी बच्चे को नहीं जाना। आप जिंदगी मौके बार बार नहीं देती, बहुत कम मौके देती है। जब वो मौका दे उसका भरपूर फायदा उठाने का तरीका यही है, आप एक सब्जेक्ट को 10 से 12 बार पढ़ो। जैसे अब मैं हिंदी करा दूंगी, अब मैं हरियाणा जीके करा दूंगी, इसी का एग्जाम्पल लगा लो, हरियाणा जीके करा दूंगी, तो हरियाणा जीके मैंने एक बार करा दी, और उससे रिलेटेड जब मैं कभी दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ा रही हूं, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, श्योर है इस बात का, टीचर हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, चाहे कोई भी टीचर है। एक आधा एक्सेप्शनल को छोड़ के पुरानी बातें बताते रहते हैं, अदरवाइज हर टाइम अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। जब वो अपडेट करते हैं, इसका मतलब ये भी श्योर है कि वो नई बातें भी बताएंगे आपको। तो हमेशा जो भी टीचर से आप पढ़ते हो, आप कोशिश किया करो जब वो टीचर सेकेंड टाइम पढ़ाते हैं उस टाइम भी क्लासेस लो, इससे आपके नंबर पक्के होते चलेंगे, आपका दिमागी लेवल और ज्यादा उसका विकास होता चलेगा और अच्छे से आपको चीजें समझने आने लग जाएंगी। तो आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ने के बाद ऐसे नहीं, एक कोई भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद ऐसा मत सोचा करो कि हमारा तैयार हो गया। नहीं बच्चों, 10 से 12 बार पढ़ो, कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहना। और सीईटी वाले बिल्कुल कमर कस लो, खूब जम के, इसलिए कम वैकेंसी जाएंगी, कंपटीशन खूब मिलेगा। जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, सीईटी का पेपर तो वो भी देंगे ना, तो इस सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है ये बात, ठीक है। तो ये बातें बताती हूँ, कभी कभी ये आपके काम की बातें बताती हूँ। जब मैं कभी पढ़ी होंगी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब तक मैं भी सुनती थी टीचर से, और जब आप उस चीज से निकल लेते हो ना प्रैक्टिकली, तब ये लगता है कि हाँ वो टीचर सही कहते थे।
अब मैं जो बातें आपको बता रही हूँ ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप जॉब लग जाओगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि ये सारी बातें सही कहते थे मैम। ठीक है, तो जितनी बातें बताई जाती है खुद के एक्सपीरियंसेस से, बस इतना ही तो फर्क है, जो जॉब नहीं लगा और जॉब लग गया उसमें इतना सा डिफरेंस है, उसके पास थोड़े से एक्सपीरियंस ज्यादा हो और तुम उन एक्सपीरियंसेस को ले रहे हो, यही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। थोड़े दिनों बाद आप भी बराबर में खड़े हो जाओगे जॉब लगे हुए, बस फर्क क्या, वो थोड़ा सा मेहनत का है, उस मेहनत को जम के कर दो, जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। बस मैं हर बच्चे का जब कमेंट करती हूँ तब भी यही लिखती हूँ, सिलेक्शन तक पढ़ते रहना, बस पढ़ाई को छोड़ना मत, इससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। और मोटिवेशन अपने आप से लिया करो, अपने पेरेंट्स के हालात देखा करो, खुद के हालात देखा करो कि 4 साल बाद 5 साल बाद मेरी कंडीशन क्या होगी अगर मैं जॉब नहीं लगा तो। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो गया ना, ये थर्ड का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, सी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दर्द के डर को कहा जाता है, दर्द के डर को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन है ये। जैसे एक्रो ऊंचाई से था, एल्गो अलगाव से था, एग्रो एग्रोफोबिया किससे था, इसे खुले स्थान से। और अब बताओ क्या बच गया, दर्द के डर को क्या बोलते हैं, दर्द के डर को बोलते हैं मतलब किसी चीज से फियर ऑफ पेन, पेन के दर्द को बोलते हैं एल्गोफोबिया। अलगाव भी बोल देते हैं, अलगाव एक दर्द ही होता है। तो फियर ऑफ पेन होता है बच्चों एल्गोफोबिया। ये कुछ फोबिया हैं, ये याद रखने आपको, ये इंग्लिश की वोकैब में भी आते हैं फोबिया। और वहां पे तो जो बच्चे इंग्लिश की वोकैब करते हो, जब वहां पे कर लिए तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइप का फोबिया आ जाए आपका गलत नहीं होगा, इंग्लिश की वोकैब में काम आते हैं, वहां पे भी जरूर पढ़ लेना। क्योंकि इस फोबिया से, मैनिया से, लवर्स हो गए या फिर फोबिया डर से हो गया, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है आपके साइकोलॉजी में है, जबकि इंग्लिश की वोकैब का, लेकिन क्वेश्चन कहाँ है साइकोलॉजी में, एक दूसरे से रिलेटेड है हर एक सब्जेक्ट। यात्रा करने का तर्कहीन और तिरुभय है, यात्रा जो इरेशनल एंड इंटेंस फियर ऑफ ट्रैवलिंग इज, क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या एग्रोफोबिया बोलते हैं, क्या होडोफोबिया बोलते हैं या एरोफोबिया बोलते हैं या थेनेटोफोबिया बोलते हैं। देखो बच्चों, इरेशनल एंड इंटेंस फियर ऑफ ट्रैवलिंग को बोलते हैं होडोफोबिया। क्या है, होडोफोबिया बोलते हैं, ये याद रखना। और जिसको सारे ही याद करने हैं, ये तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन उठाए, जिसको सारे याद करने हैं ना, वो अपनी इंग्लिश की वोकैब में से करना, मैनिया के और फोबिया के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में भी आता है और यहाँ से इंग्लिश की वोकैब में भी आता है। एचटेट सीटी दोनों में ही 15-15 नंबर की इंग्लिश भी आएगी, उसमें वोकैब आती है, वोकैब के बिना आप नहीं कर सकते। आप जैसे आर्टिकल्स हो गया, कंजक्शंस हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, या फिर वॉइस हो गया, या फिर नरेशन हो गया, 5-6 तो क्वेश्चन ये बन जाते हैं। और बचा क्या, और यही देते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर वो क्या देने की कोशिश करते हैं, वो कैब देते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे फंसते हैं, इसीलिए वो यही रहती है कोशिश उनकी। ठीक है, देखो, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, मतलब सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या सिम्टम्स होंगे कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब सीखने में कमी है, डिसेबिलिटी है, कोई दिक्कत है, कोई विकार है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकास या अभिप्रेरणा का अभाव। सिम्टम्स ऑफ लर्निंग एबिलिटी डिसेबिलिटी, मतलब सिम्टम्स है, क्या लक्षण है कि उसके अंदर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब सीखने का एक विकार है, मतलब कमी है। ठीक है, जब कोई भी इंसान किसी भी चीज को सीखता नहीं है, उसके बहुत से रीजन हो सकता है वो मंदबुद्धि हो। मंदबुद्धि को साइड करो, अगर वो फिर भी नहीं सीख रहा, लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब विकार है सीखने से रिलेटेड, इसका मतलब वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। अब बहुत बच्चे आपने देखे होंगे कहते हैं कि मेरा दिमाग नहीं चलता था पढ़ाई में, मैंने इसलिए छोड़ दी, जबकि वो बच्चे नॉर्मल हैं। इसका मतलब है दिमाग तो चलता था, पढ़ाई के ऊपर बैठना, एफर्ट्स करने, आपको पता है ना पढ़ाई इतनी आसान तो है नहीं, आसान इन द सेंस वैसे तो बहुत आसान है पढ़ने बैठ जाओ तो, लेकिन जम के बैठना, टिक के बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। तो फिर क्या बोल देते हैं, उसका डिस्प्लेस क्या बोलते हैं कि मेरा दिमाग नहीं चला, मतलब ये एक्सक्यूज है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। जब आपने उससे पूछा कि पढ़ क्यों नहीं रहा, उसने जवाब दिया कि दिमाग नहीं चल रहा, इसका मतलब दिमाग तो था, तभी तो आपको रिप्लाई दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उन चीजों पे उसने ध्यान नहीं दिया। तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी यही होती है, अटेंशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, डिसऑर्डर है, अवधान, ध्यान देने से संबंधित उसको क्या है, बाधा है, दिक्कत है, यही इसका विकार होता है। तो 6 का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है डैश डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन रिजल्ट। क्या हो सकता है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या हो सकता है? देखो हमने पढ़ा था स्ट्रेस, स्ट्रेस से तो देखो ऑप्शन है स्ट्रेस, फिर है बैकवर्डनेस, फिर है डिसलेक्सिया, फिर है नन्नन, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे स्ट्रेस। देखो संरचना करते हुए विभेद का परिणाम है, परिणाम है ना, तो मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस तो क्या होता है? स्ट्रेस तो वो होता है आपको किसी चीज ने कोई आपने कुछ ऐसी बात बोल दी या कुछ समस्या होगी तो आप दिमाग पे सोचते रहते हो, वो स्ट्रेस होता है ना। तो मस्तिष्क से संरचना करते हुए विभेद का परिणाम तो ये कुछ नहीं हुआ, पिछड़ापन भी इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें है डिसलेक्सिया, आपको मैंने बताया हुआ जब पढ़ने से संबंधित दिक्कत होती है डिसलेक्सिया होता है, लिखने से संबंधित होती है डिस्ग्राफिया होता है, मैथ्स में कैलकुलेशन से संबंधित होती है तो डिस्कैलकुलिया होता है। इनडायरेक्ट वे से यहां से क्वेश्चन बोला गया है डैश डिफरेंसेस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन रिजल्ट, तो डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल में, इसका मतलब उसको डिसलेक्सिया है। क्या करते हैं, पढ़ने में दिक्कत आती है उसको, END होता है ना ये एंड, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये दिक्कत कर दी उन्होंने, जबकि एंड होता कैसे ऐसे, लेकिन इसको भी उन्होंने एंड ही पढ़ दिया तो ये गड़बड़ कर दी। ये 21 में आती है, ये मस्तिष्क की संरचना करते हुए विभेद का कारण होता है, वो अंतर नहीं कर पाते, विभेद नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो मेरे प्यारे बच्चों 7th का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो, हियरिंग, 8th क्वेश्चन है हमारा, हियरिंग इंपेयरमेंट इज मेजर्ड। ये साइंस का भी क्वेश्चन मान सकते हो लेकिन साइकोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। श्रवण में विकृति की मापी जाती है, मतलब आप सुनते हो, हियरिंग है, उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो किससे मेजर करते हैं? सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद है आप साइंस थोड़ी बहुत तो जानते होंगे, 6, 7, 8, 9, 10th में स्टैंडर्ड में हर किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी है। और हियरिंग इंपेयरमेंट को किस में माप सकते हैं हम? डेसिबल में मापते हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं ना 45 से 55 तक की नॉर्मल सामान्य श्रेणी होती है ना, फिर 60, 70 ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हम, क्या हो जाता है, जैसे जैसे चलते हैं, इसका मतलब क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव में भी बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं हम अगर 10 तक 110 तक 110 की डेसिबल हो गई तो इसका मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में इतनी आवाज आ रही होती है, नॉइस आ रही होती है, तो इसका मतलब उसको क्या हो जाता है, इसका मतलब बहरे होने के चांसेस होते हैं। और जबकि सामान्य 45 से 55 तक होती है, हम बस अब पढ़ा हुआ है ना साइंस में, और पता है फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज होती है क्या, है ना। तो श्रवण में विकृति की माप होती है, वो क्या होती है, डेसिबल होती है, ये याद रखना, 8th का बी आंसर है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 9th, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग्स एंड कैलकुलेशंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड गुड एडेप्टिव एबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता योग्यता विशेषता है। बताओ किसकी विशेषता? अच्छी वर्तनी, वाचन, गणना में कठिनाई है, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता है, योग्यता किसकी विशेषता है? डिफिकल्टी जहां पे भी आ जाती है ना, स्पेलिंग्स में आए, कैलकुलेशन में आए, राइटिंग में आए, इसका मतलब वो डिसेबिलिटीज है। देखना ध्यान से, डिफिकल्टी जहां पे भी आए, स्पेलिंग में अभी बताया था ना, ये जैसे ई ऐसे होता है, बना ऐसे देते हैं, जैसे डब्ल्यू ऐसे होता है, इसको एम बना देंगे, एम डब्ल्यू में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, ये बच्चे का डिसेबिलिटी है, विकार है, स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजें अगर दिक्कत आती हैं तो वो होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे भी ध्यान रखना, इस टाइप का थोड़ा सा घुमा के अगर आपके आगे क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि इस चीज में डिफिकल्टी है, इस चीज में जहां पे भी डिफिकल्टी आ गई, किसी चीज को सीखने से संबंधित जहां पे भी समस्या आएगी, आप करोगे वहां पे क्या है, डिसेबिलिटीज है, लर्निंग की डिसेबिलिटीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों 9th का आंसर है डी, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे आओ, ये सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे शांत होके बैठे हैं ना, एचटेट का नहीं पता, सीईटी का नहीं पता, ये सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ने का, खूब दबा के पढ़ा करो, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। 2025-26 ये नौकरी का साल है, वो डिपेंड आप पे करेगा कि आप इसको नौकरी का साल बनाते हो या नहीं। आपको बहुत अच्छे से पता भी लग गया, 2016 में 7th पे कमीशन था, 2026 में 8वां पे कमीशन आ रहा है,
और उसमें आपने सैलरी भी देख ली होगी, ग्रुप डी वाले की भी कितनी सैलरी होगी। अगर आप लोग अगर मोटिवेट नहीं होते हो तो 8वे पे कमीशन को देख लो, उसमें सैलरी कितनी बढ़ने के लिए बार बार हर किसी की कितनी वीडियो जाती हैं, इस इतने पे लेवल पे इतनी सैलरी हो जाएगी, इतने पे लेवल पे इतनी सैलरी हो जाएगी। वो सबसे बढ़िया मोटिवेशन है, या तो आपके पेरेंट्स मोटिवेशन है या ये सैलरी मोटिवेशन है, या अपने आप को देख लिया करो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और अगर मैं जॉब लग गया तो कहाँ चले जाऊंगा। इस चीज को देखा करो। बाकी बच्चों मैं आपको पर्सनली ये सलाह दूं, आपको एक बात बताती हूँ, जो भी कोई बच्चा जॉब लग जाता है ना, मेल या फीमेल, कोई लड़का है लड़की कुछ भी, वो चाहे कितना भी निकम्मा हो, वो बहुत हद से ज्यादा निकम्मा है मान लो, और उसका तक तुक्का लग गया कि वो नौकरी लग गया, तुम यकीन मानोगे वो सबसे ज्यादा अपनी सोसाइटी का सबसे इंटेलिजेंट और लायक लड़का है या लड़की है। रियलिटी बता रही हूं मैं आपको। उसको चाहे कुछ नहीं आता हो, चाहे उसको बोलने की तमीज है या नहीं है, दुनिया भर की बदतमीजी कर रखी है, लेकिन अगर उसकी नौकरी लग गई तो हमारा समाज ऐसा है कि उसको मानेगा कि इससे लायक तो कोई बच्चा है ही नहीं, इससे लायक तो लड़का है लड़की कोई है ही नहीं। उसको बहुत क्या मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं। तो देख लो अपने सोसाइटी समाज की क्या सोच है, वो हमेशा नौकरी से आती है हर इंसान को, जो कि बहुत गलत है। आपको लगता है क्या सभी नौकरी लग जाएंगे? क्या हमारे इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई, जैसे फॉरेन में इतनी दिक्कत नहीं है कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब ही लगना है, ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे इंडिया में ही है ये दिक्कत। आपको लगता है कि सारे 150 करोड़ की 150 करोड़ पॉपुलेशन जॉब लग सकती है? बिल्कुल नहीं। आपका भी यही जवाब आएगा ना कि बिल्कुल नहीं लग सकती। लेकिन जितने लग जाते हैं ना, 2-3% ही गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो लग जाते हैं ना, वो चाहे कितने ही निकम्मे हो, कितना ही कुछ हो, मैंने देखा है अपनी आंखों से, खूब देखा है कि चाहे उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन समाज क्या मानता है, भाई इससे इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। तो देख लो हमारे समाज की जो सोसाइटी की जो मेंटेलिटी है ना, वो क्या है। इसीलिए कहती हूँ खूब दबा के पढ़ो। समाज में एक अच्छी आपको इमेज बनानी है, घर में अच्छी इमेज बनानी है, खुद की नजरों में अच्छी इमेज बनानी है। बहुत लोग कहते हैं क्या हो जाएगा अगर हम पैसा कमा लेंगे, ये कमा लेंगे तो, है ना, एक दिन मरना है, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, किसी ने ये कभी नहीं कहा ना कि जब आप मरोगे तब आपके क्या है, पैसा साथ नहीं जाना। हर किसी ने ये कहा ना, पर किसी ने ये तो नहीं कहा ना अरे जीते जी वो पैसा काम भी तो बहुत आएगा आपके। बोलते हैं ना बहुत लोग, जब जॉब नहीं लगते हैं वो भी तो बोलते हैं यही बात कि क्या हो गया नहीं लगे तो कौन सा पैसा साथ में जाना है, इतना नहीं परेशान हुआ जाता, बोलते हैं ना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जीते जी पैसा बहुत काम आता है। हमारी सोसाइटी इतनी हद से ज्यादा बेकार है। अगर आपके पास पैसा है तो इज्जत करेगी, आपको पूछ लेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल एक रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता। हमारा समाज इतना बुरा हाल है। इंसानियत के नाते तो इंसान को देखा ही नहीं जाता, इंसानियत के नाते तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिस्टम जीरो हो चुका है। हर चीज को पैसे से आका जा रहा है। या तो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो कितने ही कमा रहा है, बस गवर्नमेंट जॉब है तो बस वो बिल्कुल, उससे इंटेलिजेंट तो कुछ भी नहीं है। हमारा समाज ऐसा है। तो देख लो, और हम जा भी कहाँ सकते हैं ना, हम इस समाज को सुधार सकते हैं, हम कितनों को सुधार सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, हम हमारे यार दोस्त, यारे प्यारे घर वालों को सुधार सकते, इससे ज्यादा हम किसी को नहीं सुधार सकते। इससे बेटर हम अपने आप को ही सुधार ले। सबसे बात, हम जॉब लग गए तो हमारे मम्मी पापा और हम तो खुश हैं ही, हम बाहर निकलेंगे तो हमारी समाज में इज्जत भी है। इसी के लिए पढ़ लो। तो कभी मत देखा करो कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, बस इतना देखा करो जब होगा तब मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस मुझे इतना चाहिए। थोड़ा सा जॉब है ना एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, 3 साल भी निकल जाता है, 4 साल भी निकल जाते हैं। बस पेशेंस बनाए रखो। आप कोई अलग से अजूबे नहीं है कि आप लोगों के साथ समस्याएं हैं या फिर बहुत सारे साल निकल रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जब मैं पढ़ती थी मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा समस्याएं मेरे ही पास हैं, ऐसी समस्याएं किसी के पास होंगी ही नहीं, जबकि रियलिटी में हर इंसान के पास समस्याएं हैं। अब मुझे समझ आता है, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे से ज्यादा समस्याएं किसी के पास नहीं है। और पेशेंस रखना पड़ता है। हर किसी के साथ दिक्कत आती है कि मुझे कितने साल हो गए पढ़ते हुए, नौकरी नहीं लगी, कितने साल लग जाएगी, जरूर लगेगी। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसने मेहनत की और वो सफल ना हुआ हो, नहीं। अगर कोई आपके यारे प्यारे आस पड़ोस में दिखते हैं ना, इसका मतलब उसने रियलिटी में खूब दबा के जम के मेहनत नहीं की। अगर वो दिख रहा है तो
कि बिना जॉब लगा हुआ, या फिर हो सकता है वो बुक्स लेके ऐसे ही बैठा रहता हो, आपको लगता हो पढ़ रहा है ना। तो जो पढ़ेगा वो जरूर सफल होगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है पर सफल जरूर होता है। इसीलिए शांति से पढ़ते रहा करो। बहुत समस्याएं हैं, मैं समझती हूँ हर बच्चे की, मेरे साथ भी थी, आप लोगों के साथ भी है ना। उसी समाज में तो रहते हैं हम, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो आराम से पढ़ो, खूब पढ़ो, सिलेक्शन जरूर होगा। नेगेटिव नहीं होना किसी भी फेज में, पेपर आएंगे जाएंगे ऐसे ही चलती रहेंगी, बस तैयारी करते रहना है, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से संवलीनता के लक्षण हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म, तारे जमी पे जो मूवी देखी थी ना, उसमें जो बच्चे को दिक्कत थी वो ऑटिज्म की दिक्कत थी, है ना। तो यही पूछा गया उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। निम्न में से कौन सा संवलीनता का लक्षण है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। कमजोर, वीकनेस सोशल बिहेवियर बिल्कुल होता है उसमें, सोशल बिहेवियर उसका वीक होता है, वो अपनी सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट करना उसको नहीं आता। आपने देखा होगा तारे जमी पे जो मूवी थी उसमें वो बच्चा दुबक्के से बैठा रहता था, किसी से बोलना चलना बहुत कम करता था, क्योंकि क्या है वो अपने समाज में उसका बिहेवियर अजीब सा था, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। रूड बिहेवियर भी होता है, वीक कम्युनिकेशन, कमजोर संप्रेषण होते हैं। ऑटिज्म की ये सभी पहचान है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10th का आंसर है डी। तो कौन से लक्षण हैं, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपर लिखित सभी, तो सभी आएगा, ऑल रिटन अबव, ये ऑटिज्म की पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 11th। निम्न में से कौन सा भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इमोशनल बैरियर, क्या नहीं करता। बाल अपराध, कमजोरी को डराने वाला, भगोड़ापन या संवलीनता, कौन सा भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। क्या ऐसी चीज है जो जिनमें से 3 तो है और 1 नहीं है। देखो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित ये संवलीनता नहीं करनी, बाल अपराध करता है बिल्कुल, भावनात्मक इमोशनल बैरियर, आपके इमोशंस गड़बड़ा जाते हैं तभी क्या होते हैं, चाइल्ड क्राइम करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो वो कर देते हैं बाल अपराध। कमजोरी, इंटीमेट वीक ये होती है, फ्यूगेटिवनेस, भगोड़ापन भी हो सकता है। लेकिन ऑटिज्म का अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बताया था, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूड बिहेवियर होता है, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होती है, उसमें इमोशंस का संबंध नहीं होता। तो बच्चों इसका आंसर है डी, 11th का आंसर है डी, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस करा रही हूं, कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कमेंट देखती हूं बाद में। देखो निम्न में से किस मूल प्रवृत्ति संबंधी संवेग से मेल नहीं खाती। हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं 14 और मूल प्रवृत्तियां दी थी मैकडूगल ने, ये याद रखना, ठीक है। कितनी है बच्चों हमारी मूल प्रवृत्तियां, 14 और ये किसने दी थी, मैकडूगल ने दी थी। क्वेश्चन पूछा है मिलान कीजिए इनमें से कौन सी एक नहीं है। देखो एस्केप का फोबिया होता है क्योंकि आप जब किसी चीज से डर जाते हो तो आप एस्केप कर जाते हो। जैसे आप अपने एग्जाम्पल मानो कि आपको अपने घर में डर लगा किसी चीज से, तो आप क्या कर जाते हो, बाहर भाग जाते हो। तो आपने क्या किया, एस्केप किया, मतलब पलायन कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेंसरी वंडर, संवेदना आश्चर्य नहीं, किसी चीज को देख के संवेदना का आश्चर्य से संबंध नहीं है। आप किसी चीज को अनएक्सपेक्टेड देखते हो तब हैरान होते हो, क्या ऐसा भी है, ऐसी रिएक्शंस करते हो ना आप, तो उस टाइम पे संवेदना का संबंध नहीं है इससे। नेक्स्ट और आगे ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। बेलिग्रेंस एंगर, ये बिल्कुल सही है। युद्ध प्रियता क्रोध, अप्रियता घृणा, हाँ बिल्कुल कुछ चीज प्रिय ना लगे तो घृणा आती है, लेकिन इसका संबंध इससे नहीं है। सेंसरी का संबंध वंडर से नहीं है, आप सेंसेस को अद्भुत से नहीं लगा सकते, आश्चर्य से नहीं लगा सकते। तो 12th का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13। संवेग जो सामान्यतः सुख देता है क्या है, करुणा देती है, एकाकीपन देता है, भूख देता है, या सेल्फ रिस्पेक्ट। यहां साफ दिख रहा है कि द इमोशन दैट यूजुअली गिव्स प्लेजर, क्या चीज ऐसी है जो हमें खुशी देती है। सबसे बड़ी खुशी जो देती है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। आप जब जॉब लग जाओगे तो इंटरनली ही आपको खुशी होगी, वो खुशी उसी चीज की है कि आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। समाज सोसाइटी में वो यही है, खुशी है,
बिल्कुल जॉब लगता है। जब हर कोई खुश होता है ना, तो वो क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। यही पूछी गई, द इमोशन दैट यूजुअली गिव प्लेजर। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा खुशी देती है। और जब आप कई बार किसी के साथ लड़ते हो, तब आप ये बोलते नहीं हो भाई ईगो हर्ट होगी, इसका मतलब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे दिक्कत आ गई, तब हम थोड़ा सा गुस्से में किसी को जवाब देते हैं, वो यही होता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। तो 13 का आंसर है बच्चों डी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नेगेटिव इमोशन। क्या नेगेटिव इमोशन नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे 3 तो पॉजिटिव इमोशन है और एक नहीं है। क्वेश्चन है ये, इसका मतलब फियर, एंगर, वरी और होप। देखो, डर है ना एक नेगेटिव इमोशन है, क्रोध तो है ही नेगेटिव इमोशन, और चिंता भी एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन किसी चीज की आशा, एक उम्मीद, ये एक पॉजिटिव इमोशन है। ठीक है, ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। तो 14 का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक, किससे होता है? संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज इन द चाइल्ड टू मच। किससे? एंगर से होता है, आउट ऑफ फियर होता है, पेनफुली होता है, बाय एक्साइटमेंट। किससे संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है? क्वेश्चन है हमारा ये। देखो, जब संवेगात्मक संघर्ष की जब बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं, ये गुस्से से होते हैं हमारे। किससे होते हैं? गुस्से से, क्रोध से होते हैं। संघर्ष जो उत्पन्न होते हैं ना, संघर्ष ही तो होता है। जब हमें गुस्सा आता है, हमें किसी ने बोल दिया, तो हम क्या बहुत ज्यादा इंटरनली संघर्ष कर रहे होते हैं कि मैं इसको ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी बोल दूं। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे? संघर्ष ही तो कर रहे हैं। तो इसका आंसर है 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संवेग 16 क्वेश्चन है हमारा। द वर्ड पैशंस रेफर टू एनी काइंड ऑफ पैशन, फ्लेयर अप और एक्साइटेड स्टेट, वो सेड दिस। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा है? ये आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है। ये कहा है ऑर्थर डी जर्सेल्ड, क्योंकि ये पेपर में आई हुई डेफिनेशन है, ये फिर से आ सकती है। तो कुछ ही डेफिनेशंस कराई है मैंने आपको साइकोलॉजी में, वही डेफिनेशंस कराई हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, आपसे पूछी जाती हैं, वो आगे भी पूछी जा सकती हैं। डेफिनेशंस तो है हजारों, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड करा रही हूँ। लिमिटेड कराने का वो यही रीजन है, ये जो पूछी गई है ये आगे भी पूछी जा सकती है, इसीलिए बता रही हूँ। अदरवाइज हर एक मैं आपको डेफिनेशन नहीं करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करा रही हूँ, बट वो वाली डेफिनेशंस बच्चों आपको जरूर करके जानी है। ठीक है, ऑर्थर टी जर्सिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। तो भाई मोटिवेशन के लिए 8वें पे कमीशन को देख लिया करो। जब भी डिमोटिवेट होते हो, पढ़ाई छोड़ने का मन करे, और उसको देख कर वापस पढ़ना शुरू कर दिया करो, सबसे बढ़िया मोटिवेशन है। मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया है, अब आप देख लेना कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, और नेगेटिव मत हुआ करो कि मैं इतने एज का हो गया, अब मैं तैयारी करूं या नहीं, घर की ऐसी कंडीशंस है, या मैरिड के होते हैं कि मैम मेरा बेटा छोटा है, मेरी बेटी छोटी है, या ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, मेरी सास नहीं पढ़ने दे रही, हस्बैंड नहीं पढ़ने दे रहा, या फिर हमारे घर पे फीस नहीं है, या फिर अनमैरिड बच्चों की ये दिक्कत आ जाती है, हम पढ़े कैसे? ये तो सिर्फ एक्सक्यूज है। मैंने भी आप जैसी ही कंडीशंस में मैं पढ़ी हूं। ठीक है, ये हर किसी के साथ समस्या है, चाहे कोई भी है दुनिया में। ऐसा कोई इंसान पढ़ के जो सफल हो गए, या फिर कोई टीचर, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके आगे संघर्ष ना आया हुआ। अपने पेरेंट्स के पास कभी बैठो, उनसे सुनोगे आप लोग कि हम जब छोटे थे हमने इतने संघर्ष देखे, हम यूं करा करते, हम यूं, ऐसे बोलते नहीं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, इसका मतलब वो उनका भी तो संघर्ष था ना। और यही चीजें हम हमारे बच्चों को सुनाएंगे, यही बातें है ना। तो हमारा संघर्ष सुना रहे, हमारे पेरेंट्स ने अपना संघर्ष सुनाया था। तो संघर्ष हर किसी इंसान की जिंदगी में है। इस संघर्ष को देख के परेशान ना हुआ करो, इस संघर्ष का फायदा उठाया करो कि मुझे इस संघर्ष से निकल के बाहर जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ, इससे बाहर निकल कैसे सकता हूँ। आपके पास एक ही तरीका है सक्सेस होने का, सिर्फ जॉब। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यही संघर्ष से आपको बाहर निकाल सकती है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपको जॉब तो बच्चों हर हाल में चाहिए, मतलब चाहिए। जब लग गए ना पढ़ाई में पढ़ने, तो जब तक सफल ना आ जाओ तब तक पढ़ाई को छोड़ना मत बस।
ऐसा ना हो घर में कोई भी कंडीशंस आ गई और आपने पढ़ाई छोड़ दी, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, आपके घर में कुछ दिक्कत आ गई, भगवान ना चाहे कुछ भी हो मतलब, लेकिन समस्याएं आ गई, कभी किसी के कुछ कभी किसी को, इन हालातों को देखते हुए कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी, बस रेगुलर पढ़ते रहना। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है घर में, हर किसी के घर में डेथ भी होती है, हर किसी के घर में लड़ाइयां भी होती है, हर किसी के घर में पैसे की भी समस्या, कुछ भी समस्याएं आ सकती है, हर घर में आती है, कोई भी घर हो चाहे। इन चीजों से बाहर निकल के मेहनत करके सफल होना है। बस एक ही बात याद रखनी है, अपने आप को एक ही बार डेली कहना है उठते ही कि मुझे आज पूरे दिन क्या क्या पढ़ना है। जब रात को सोते हो तब अपने दिमाग से पूछा करो, अपने दिल से पूछा करो, क्या मैंने जो सुबह उठ के सोचा था कि माँ ये बातें पढ़ूंगा, तो क्या वो मैंने सारी पढ़ ली है, क्या वो मैंने सारी चीजें पूरी कर ली हैं। अगर दिल कहता है कि सारा काम पूरा कर लिया तो निश्चिंत होके सो, नहीं तो अगले दिन जो पिछला सोचा था वो भी पूरा करो, तब जाके निकलोगे। अदरवाइज छोड़ते 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 एक दिन इतना सारा छोड़ दोगे और छूटे ही रह जाओगे। ठीक है, तो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? क्या नहीं है? संवेगों पर नियंत्रण करते हैं क्या किशोर? बताओ। संवेगात्मक अस्थिरता होती है, शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन होता है। क्या किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? देखो, चेंजेस इन सेक्स ग्लैंड्स होता है, इनमें पता ही है सभी को। इंक्रीज इन फिजिकल स्ट्रेंथ ये भी होती है किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। संवेगात्मक इमोशंस इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन जो किशोर होते हैं ना, कंट्रोल ओवर इमोशंस, संवेगों पर नियंत्रण किशोर कभी नहीं करते, इनके संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, तभी तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो 17 का आंसर है बच्चों ए। किशोरों के कभी भी कंट्रोल ओवर इमोशंस, किशोर संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। यही तो, तभी तो कहते हैं संघर्ष की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, इसीलिए किशोरावस्था को ये बातें कही जाती है। तो 17 का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ए। अब बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है, अभी बताई थी, मैकडूगल के अनुसार हमारी 14 है, और ये हमारी संवेग बोल लो, इसे मूल प्रवृत्ति बोल लो, मतलब बेसिक इंस्ट्रक्टिंग चाहिए। ठीक है, तो 18 का आंसर है बच्चों ए। नेक्स्ट देखो, ब्रिजेस के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह क्या है? कभी खुश हो गया, कभी गुस्सा कर दिया, जैसे मेरा बेटा भी ऐसा ही करता है, कभी तो खुश हो जाता है और कभी बहुत गुस्सा कर देता है। अगर मम्मा आपने ऐसा कर दिया तो आप देख लेना। 6.5 साल का मेरा बेटा है और वो बोलता है, अभी सामने ही बैठ के सुन भी रहे, वो बोलता है कि मम्मा आपने ऐसा किया तो फिर देख लेना। कभी तो वो बहुत खुश हो जाता है, आप मेरी प्यारी मम्मा हो, अच्छी मम्मा हो। जब उसकी बात ना मानो तो वो गुस्सा कर देता है कि मम्मा आप ऐसे करोगे तो फिर देख लेना। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? इसका मतलब उसका इमोशनल बिहेवियर है, ये उसके इमोशंस है, कभी वो खुश हो रहा है, कभी वो गुस्सा कर रहा है। मुझे आज तक मेरे बेटे की बात समझ ही नहीं आई, मुझे हमेशा बोल देता है कि मम्मा देख लेना, नहीं तो फिर। मुझे आज तक यही बात नहीं समझ आई कि वो क्या कहना चाहता है, देख लेना, पता नहीं वो देखना आज तक तो आया नहीं, वो करेगा क्या। ठीक है, तो 18 का आंसर है ए, 19 का आंसर है बच्चों ए। तो ब्रिजेस के अनुसार 3 वर्ष का शिशु अगर खुश हो रहा है, गुस्सा करता है, तो इसका मतलब क्या करता है वो? इसका मतलब उसका इमोशनल बिहेवियर, संवेगात्मक व्यवहार की बात कर रहा है वो। तो 19 का आंसर है ए। अभी भी मुझे गुस्सा कर रहा है, नीचे धीरे 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 आके क्लास में, और यहाँ पे आके अब भी कह रहा है कि मम्मा देख लेना, आप मेरी बातें क्यों बता रहे हो क्लास में। ठीक है, तो 19 का आंसर है ए। 20th क्वेश्चन देखो, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषताएं दिखाई देती हैं। द फर्स्ट कॉमन फीचर ऑफ इमोशन इज सीन। क्या होता है संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता? क्या होती है? सहयोग में होती है, संघर्ष में होती है, उत्तेजना के रूप में होती है, डर के रूप में होती है? आप बताओ। संवेग हमारे 14 है, मूल प्रवृत्तियां जिसे बोलते हैं, हमने मैकडूगल ने दी थी। आप आइडिया लगाओ, इसमें संवेग जो हमारे, हम जब पैदा होते हैं उसी टाइम से शुरू हो जाते हैं इमोशंस। तो सबसे पहले जो इमोशन है वो क्या आ सकता है? क्या सबसे पहले सहयोग करना सीख जाता है, संघर्ष करना सीखता है, या उत्तेजना होती है, डर के रूप में होता है? किस रूप में होता है? क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो ये होता है ना, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता होती है, ये होती है मेरे प्यारे बच्चों उत्तेजना। क्या होती है? उत्तेजना। ठीक है, तो संवेग की प्रथम शाखा होती है, ना सहयोग होती, ना संघर्ष होती, ना डर, उसके अंदर क्या होती है? उत्तेजना होती है। उत्तेजना कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता है,
छोटा बच्चा जब अपनी मदर, सबसे पहले अपनी मदर को जानना सीखता है, क्योंकि मदर फीड करवाती है, या फिर फादर को भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। जब वो छोटा होता है थोड़ा बहुत जानना सीखता है, तब भी वो एक्सप्रेशन दे रहा होता है कि मुझे गोदी उठाओ, मुझे मम्मा दिखते ही वो खुश होता है, पापा देखते ही खुश, कि मुझे गोदी उठाओ। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उत्तेजना उस चीज को करने की, कि मुझे गोदी उठाओ, ऐसा करना। तो ये क्या है, प्रथम सामान्य विशेषता है, क्या, उत्तेजना के रूप में। ठीक है, तो 20 का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पढ़ो। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। संवेदना क्या है, सेंसेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज, द स्टेटमेंट ऑफ दिस। क्या है, सेंसेशन। शारीरिक विकास नहीं हो सकता, ध्यान का भी नहीं हो सकता, भाषा का भी नहीं हो सकता, सेंसेशन। संवेदना ज्ञान जहां पे आ गया, ज्ञान का मतलब ही मेंटल लेवल से है, इसका मतलब वो क्या है, वो मानसिक विकास है। जहां पे भी ज्ञान से रिलेटेड बात आ जाए, वहां पे आपको याद रखना है मेंटल से रिलेटेड, और मेंटल जब भी साइकोलॉजी में मानसिक जहां पे भी यूज हो जाए, आपको याद करने हैं जीन पियाजे। ठीक है, बहुत बारी मैंने साइकोलॉजी में करवाई हुई है ये बातें। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों को साइकोलॉजी नहीं आती है, वो अपने ही चैनल पे विजिट करना। सारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, साइकोलॉजी की अलग है, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसकी हरियाणा जेके की अलग है। अभी भी टाइम है आपके पास साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस करने का। जिस भी बच्चे को साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है, वो सारी क्लासेस देखो पहले, फिर मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हुए, क्वेश्चंस करवाए हुए, वो भी आप पढ़ो। अब मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मतलब मैंने पहले सिलेबस कराया था, अब उन्हीं सिलेबस में करवाया हुआ अब क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। धीरे धीरे आप ऐसे पढ़ो, जरूर क्या हो जाओगे, अच्छे से आप साइकोलॉजी में स्कोर कर पाओगे। ऐसे ही मैंने बहुत सारी क्लासेस हरियाणा जीके की ली हुई हैं। हरियाणा जीके की अभी मैंने लास्ट संडे पे एक मैराथन क्लास ली थी, शायद ढाई घंटे की थी, ढाई थी पता नहीं, 2 घंटे 20 मिनट जितनी भी थी। उस क्लास को देखना, वो प्रीवियस ईयर पेपर के उठाए हुए क्वेश्चंस बता रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने हरियाणा जीके की भी बहुत सारी क्लास ले दी, 70% मैंने हरियाणा जीके क्लासेस में क्वेश्चंस के माध्यम से करवा दी। ऐसे धीरे धीरे और कर लेंगे। जब सीईटी का पेपर आएगा या एचटेट का आपका एग्जाम होगा, तब तक आपकी पूरी हरियाणा की करंट कवर होगी, पूरी हरियाणा जीके कवर होगी, पूरी साइकोलॉजी विद प्रीवियस ईयर पेपर कवर होंगी। बस विश्वास के साथ शांति से पढ़ते रहा करो। और हाँ, जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। भाई क्लासेस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपके पास ये फायदा होगा कि जब क्लास आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास कब आ रही है। ठीक है, और बच्चों पैनिक ना हुआ करो, मैं हरियाणा करंट भी करवाऊंगी, हिंदी भी आराम से करवा दूंगी। ठीक है, आओ हम 22 क्वेश्चन पे आए हैं। और हाँ, आज बच्चे जितने भी क्लास देखेंगे सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने छोटे भाई बहन के साथ जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी की। ठीक है, तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? इसका मतलब 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। ये पूछा गया, कौन सा नेगेटिव है? क्या सरप्राइज, क्या फियर, क्या एंगर, क्या नॉस्टैल्जिया? बताओ। आनंद, चिंता, आशा और उपलब्धि। नकारात्मक पूछा, आनंद एक सकारात्मक क्या है? संवेग है। आशा भी एक पॉजिटिव इमोशन है, अचीवमेंट भी है या नॉस्टैल्जिया भी है, लेकिन चिंता क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो 22 का आंसर है बच्चों बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने यारे प्यारे छोटे भाई बहन जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीईटी की, चाहे जो भी आपके बड़े भाई बहन एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी को पता है अपने चैनल का नाम रोजगार विद पूनम, तो सभी को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। भाई सभी बच्चे जो क्लासेस देखते हैं उस पे जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ मिल जाती होगी आपको, ऐसे ही मिलती रहेंगी, लेकिन अपने चैनल इसको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस भी बच्चे का डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, जैसे ही मैं फ्री होंगी आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आज मैंने 3-4 बार बोल दिया, इसका मतलब कर देना है। ठीक है, हाँ, जो डाउट हो डाल देना। और ये थी क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।